Hello everyone, welcome to weekly current affairs for all exams on Tolkner. In this video, we will see awards, sports, summits and conferences, national affairs, international affairs, latest appointments, important days and dates and so on। 7th to 13th अक्टूबर 2024 के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए गए अब हम उसको देखेंगे। तो हमारा पहला है वर्ल्ड कॉटन डे। वर्ल्ड कॉटन डे जो होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है 7th ऑफ अक्टूबर को, और इस बार की थीम है कॉटन फॉर गुड्स। और कॉटन इज मोर देन अ क्रॉप, इट्स अ फैब्रिक दैट बाइंड्स हिस्ट्री, कल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी। कॉटन जो है वो क्रॉप से कहीं ज़्यादा है, इसकी फैब्रिक हमें जोड़े रखती है हिस्ट्री से, कल्चर से और उसकी सस्टेनेबिलिटी से। इनका मेन एम है फोस्टर करना सस्टेनेबल ट्रेड पॉलिसीज़ को, और मेन ऑब्जेक्टिव इनका है कि टू रेज द विजिबिलिटी ऑफ द कॉटन सेक्टर एंड अवेयरनेस ऑफ द क्रिटिकल रोल दैट इट प्लेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड पॉवर्टी एलिवेशन। मेजर रोल प्ले करता है कपास, कॉटन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंटरनेशनल ट्रेड में और पॉवर्टी एलिवेशन में। इन सब के लिए अवेयर करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। वैश्विक वस्तु के रूप में जो कपास है उसके इम्पोर्टेंस को पहचानने और दुनिया भर में जो कपास फार्मर्स हैं, जो कॉटन फार्मर्स है या जो कॉटन इंडस्ट्री है, उसके सामने जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन सबको सबके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। 7th ऑफ अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। कपास का जो उपयोग है मेनली कपड़ा उद्योग में किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है, उसको काली मिट्टी, काली कपाशी मिट्टी भी कहा जाता है। और यह पशु चारा, चिकित्सा आपूर्ति और खाद्य तेल में भी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। और इस बार की ये 5वीं वर्षगांठ थी, 5th एनिवर्सरी थी। और अगर भारत की बात हम करें प्रेजेंट टाइम में, तो चीन के बाद दुनिया का यह दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और कपास जो मूलतः वो भारत की ही फसल है। पहली बार उत्पादन जो कपास का हुआ है वो सिंधु वासियों के द्वारा किया गया था। और सिंधु सभ्यता का सबसे अगर विकसित उद्योग देखा जाएगा वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, कपड़ा उद्योग था। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट डेज में वर्ल्ड हैबिटाट डे। वर्ल्ड हैबिटाट डे भी हम 7th ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम थी इंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर। बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना। एम है टू एड्रेस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन बाय फोकसिंग ऑन द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ यंग पीपल इन शेपिंग सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है। और इनके चैलेंजेस जो भी हमारे सामने आ रहे हैं, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है उसमें फोकस करना क्या है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो यंग पीपल का। और यह दिन हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को साफ सुथरे और सुरक्षित स्थान पर रहने का राइट्स है। और आज दुनिया भर में देखा जाए जो सरकार है, कम्युनिटीज़ है, लोग हैं, उनके आवासीय स्थिति को उन्नत करना, सुरक्षित वातावरण प्रोवाइड करना और आसपास के वातावरण को सुरक्षित बनाने की दिशा में काम करने के लिए उन्हें प्रेरित करना। इस बार की विषय आपको पता है, बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना। जो तीव्र शहरी विकास हो रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसमें जुड़े जो अवसर है, चुनौतियां हैं, उन पर फोकस करना ध्यान इस बार का विषय है। और विश्व पर्यावरण दिवस का जो उद्देश्य होता है वो इस वर्ष जो उद्देश्य है वो युवा पीढ़ी को अपने मौजूदा और भविष्य की योजना बनाने में भागीदार करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे उनकी भागीदारी वो भी पार्टनरशिप कर सकें कि हमें अपने फ्यूचर को कैसे अच्छे बनाना है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है, जो वर्ल्ड हैबिटाट डे है, फर्स्ट टाइम 1985 में सेलिब्रेट किया गया था, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अक्टूबर मंथ के फर्स्ट मंडे को इसे मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट हमारा इंडियन एयरफोर्स डे 2024। इस बार की 92nd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई और ये 8th ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे। इस बार की थीम थी भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर, पोटेंट, पावरफुल एंड सेल्फ रिलायंट। और इसका मेन एम है इसको सेलिब्रेट करने का टू ऑनर द एस्टैब्लिशमेंट एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो भी अचीवमेंट्स मिले और इसको इस्टेब्लिश जब किया गया उसके ऑनर में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे को। इसका मोटो है नभः स्पर्श दीप्तम। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाया गया। कहाँ मनाया गया? ताम्रम स्थित वायुसेना केंद्र में। और ये अपना
कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 92 92वां। और यह पहला अवसर था जब यह कार्यक्रम जो चेन्नई में आयोजित किया गया, इसमें फ्लाई पास्ट किए गए, परेड का आयोजन भी किया गया और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मुख्य अतिथि थे इस बार के। एंड वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? 9 अक्टूबर को किया जाता है। और इसका मेन एम जो है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ पोस्टल सेक्टर। पोस्टल सेक्टर में इनका जो रोल है उसके बताने के लिए, अवेयर करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का थीम है 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल अक्रॉस नेशन। संचार को सक्षम करने और राष्ट्रों में लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष, ये इस बार की थीम थी। वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया गया? अक्टूबर 9। किस लिए मनाया गया? रोल ऑफ पोस्टल सेक्टर जो है उसको अवेयर करने के लिए। और पोस्टल सिस्टम हैज़ बीन अ लाइफ लाइन फॉर पीपल, गवर्नमेंट एंड बिजनेस वर्ल्ड वाइड फॉर 150 ईयर्स। The day marked the anniversary of the Universal Postal Union established in 1874 in Bern, Switzerland। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को इस्टेब्लिश किया गया था 1874 में। कहाँ पर किया गया था? बर्न, स्विट्जरलैंड में किया गया था। उसी की याद में हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और ये इस बार की 150th एनिवर्सरी थी। और इस बार की थीम 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन एम्पावरिंग पीपल्स अक्रॉस नेशन। और वर्ल्ड पोस्ट डे जो है वो डिक्लेयर किया गया था किसके द्वारा? यूपीयू कांग्रेस के द्वारा। कहाँ पर किया गया था? टोक्यो में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में किया गया था। क्यों किया गया था? टू प्रमोट द इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज की जो इम्पोर्टेंस है उसको प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट डे हमारा है इंडियन फॉरेन सर्विस डे। इंडियन फॉरेन सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है 9 अक्टूबर को और इस बार की थीम है इंडियाज इमर्जिंग रोल ऑन द ग्लोबल स्टेज। वैश्विक मंच पर भारत की उभरती भूमिका 2024 की थीम है। इसका मेन एम है टू कमेमोरेट द डे द इंडियन कैबिनेट क्रिएटेड द फॉरेन सर्विस। इंडियन कैबिनेट के द्वारा जो फॉरेन सर्विस को क्रिएट किया गया था उसके याद में इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। हमारा नेक्स्ट है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम है मेंटल हेल्थ एट वर्क। वर्क प्लेस पर कितना ज़्यादा मेंटल इशू होता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कितने सुसाइड रेट्स मेंटल हेल्थ की वजह से, मेंटल इश्यूज़ की वजह से वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी से कह नहीं पाते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने दिखाई देती है। ये एक स्टिग्मा के रूप में लोग देखते हैं और इसका मेन एम क्या? टू रेज अवेयरनेस एंड रिड्यूस स्टिग्मा अराउंड मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को लेके जो स्टिग्मा है उसके लिए अवेयर करना, जिससे हम उसको रिड्यूस कर सकें। और नेशनल पोस्ट डे हम सेलिब्रेट कब करते हैं? 10 अक्टूबर को करते हैं और इसका मेन एम है ट्रिब्यूट टू द वास्ट नेटवर्क ऑफ पोस्टल वर्कर्स एंड द क्रूशियल रोल दे प्ले इन कनेक्टिंग द नेशन थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज के थ्रू एक देश दूसरे देश से कनेक्ट रहता है। हर साल नेशनल पोस्टल वीक सेलिब्रेट किया जाता है और 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक ये चलता है। क्योंकि वर्ल्ड पोस्ट डे हम सेलिब्रेट करते हैं 9 अक्टूबर को, उस दिन से इसको सेलिब्रेट मतलब इस वीक को सेलिब्रेट किया जाने लगता है। किस लिए? टू ऑनर दिस इंटीग्रल सर्विस ऑफ द पोस्टल सिस्टम के लिए सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्टल सर्विसेज इन कनेक्टिंग पीपल, सपोर्टिंग बिजनेस एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल कम्युनिकेशन। कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल कम्युनिकेशन को, सपोर्ट करता है बिजनेसेस को और पीपल टू पीपल को भी ये कनेक्ट करता है। टू एक्नॉलेज द वाइटल रोल दैट पोस्टल सिस्टम प्लेज इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड में तो अहम रोल प्ले करता है एंड देयर कंटिन्यूस इवेल्युएशन टू रिमेन रेलिवेंट। क्या होता है नेशनल पोस्टल वीक? तो ये 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक सेलिब्रेट किया जाता है कि ये वीक लॉन्ग ऑब्जर्वेंस होता है। ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा। क्यों किया जाता है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वेरियस पोस्टल सर्विसेज एंड टू प्रमोट द रोल ऑफ पोस्टल सिस्टम इन डेली लाइफ ऑफ पीपल, बिजनेसेस एंड द गवर्नमेंट्स। वीक लॉन्ग ऑब्जर्वेंस है तो हम 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्टल डे सेलिब्रेट करते हैं, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे, 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्टल डे एंड 11 अक्टूबर को PLI डे, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 11 अक्टूबर को। और 12
अक्टूबर को स्टैम्प कलेक्शन डे सेलिब्रेट करेंगे। 13 अक्टूबर को बिजनेस डेवलपमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। अक्टूबर 14 को हम बैंकिंग डे सेलिब्रेट करेंगे। अक्टूबर 15 को हम मेल डे। इसी के साथ ये वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन जो होता है समाप्त हो जाता है। तो याद रखिएगा 9 अक्टूबर को हमारा वर्ल्ड पोस्टल डे होगा और 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट में 15 अक्टूबर को मेल डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट डे है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2024। ये 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। एम है एम्पावरिंग गर्ल्स थ्रू एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। उनके अगेंस्ट में जो भी वायलेंस होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन उनको देखने को मिलता, उन सबके के लिए उनको प्रोटेक्ट करना, इसको एम्पावर करने के लिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं और ये 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की थीम याद रखिएगा गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर है। और ये इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड हाईलाइट क्या करता है, अर्जेंट नीड टू एम्पावर गर्ल्स एंड सिक्योर देयर ह्यूमन राइट। अर्जेंट ज़रूरत है गर्ल्स को एम्पावर करना और उनके ह्यूमन राइट जो है उसको सिक्योर करना। अगर हम रिसर्च देखें, अकॉर्डिंग टू रिसर्च कंडक्टेड बाय यूनिसेफ के द्वारा जो भी रिसर्च कंडक्ट हुआ उसकी हम देखें तो ग्लोबली, अगर ग्लोबली लेवल पे देखा जाए वैश्विक स्तर पर, तो 1 in 5 यंग पीपल एज्ड बिटवीन 20 to 24 वर मैरिड एज चिल्ड्रेन। 5 में से एक यंग विमेन है जिनकी एज 20 से 24 साल के बीच में होती है, जिनकी शादी हो जाती है। द डेटा ऑल्सो रिवील दैट 1 in 3 एडोलसेंट गर्ल्स सफ़र फ्रॉम एनीमिया अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 3 में से एक अगर एडोलसेंट गर्ल को देखा जाए एनीमिया से सफ़र करती है। ग्लोबली 75% ऑफ न्यू HIV इन्फेक्शन अमंग अडोलसेंट अकर्ड इन गर्ल्स में 75% न्यू HIV इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। गर्ल के गवर्नमेंट के द्वारा भी वेरियस मेजर्स अपनाए गए गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए, जस्ट लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उड़ान एंड सुकन्या समृद्धि योजना। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस लड़कियों को सशक्त बनाने और उनके मानवाधिकार को सुरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है और यह दिन दुनिया भर में एक ऐसा माहौल बनाने के लिए कार्य करता है जहां लड़कियां समाज में आगे बढ़ सके, अपने भविष्य का नेतृत्व कर सके और उसे स्ट्रक्चर दे सके, आकार दे सके। भारत सरकार ने भी लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उड़ान और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे कई कदम उठाए हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की बात करें तो भी बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है। एक न्यूट्रल एक्ट है। लड़कियों के भविष्य में निवेश वैश्विक समाज के सामूहिक भविष्य में प्रत्यक्ष निवेश है। वर्ल्ड एग डे की बात करें तो वर्ल्ड एग डे हमारा 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 11 अक्टूबर को इसलिए सेलिब्रेट हुआ है 2024 में क्योंकि सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर को इस बार 11 अक्टूबर था। थीम है यूनाइटेड बाय एक्स। ऑब्जेक्टिव क्या है इसको सेलिब्रेट करने का, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इट प्रमोट्स अवेयरनेस ऑफ द क्रिटिकल रोल दैट एक्स play in giving people of all ages access to vital nutrients such as high quality protein, vitamins and minerals। एग में वाइटल न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलता है जैसे कि हाई क्वालिटी प्रोटीन इसमें होता है, वाइटमिन्स होता है, मिनरल्स होते हैं। अगर वर्ल्ड एग डे का हम ओरिजिन देखें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था वियना 1996 में। डिसाइड किया गया था कि हम सेकेंड फ्राइडे इन अक्टूबर जब होगा उसमें हम वर्ल्ड एग डे सेलिब्रेट करेंगे। तो हर साल सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी अगर एंशंट हिस्ट्री की बात करें तो ह्यूमन जब से आया है, जब से उसका उदय हुआ तब से एग का कंज्यूम करता है। और एंशियंट रोमन्स जो थे वो पी फॉल एग्स खाते थे। पी फॉल एग्स मीन्स मोर के जो अंडे होते हैं वो। और चाइनीज़ जो हैं वो पसंद करते हैं पिजन एग को। हमें जनरली लगता है कि हम लोग हैन का ही एग खाते हैं, मुर्गे का, बट क्वेल, डक, गूज एंड टर्की एग्स ये भी कंज्यूम किया जाता है लोगों के द्वारा। ऑस्ट्रिच एंड एमू एग जो है ये बहुत लार्जेस्ट एडिबल एग है और इसका जो वेट होता है 1 to 2 kg होता है। और ऑल्सो फिश एग जो कैवियर एंड हिल्सा है फिश एग, उसको भी खाया जाता है। इसमें भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। इम्पॉर्टेंस क्या है एग का, तो ये न्यूट्रिएंट डेंस होता है,
कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ एंड डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन। ये बॉडी और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके फंक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग प्रोवाइड करता है एसेंशियल वाइटमिन्स, मिनरल्स एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन वाइटल फॉर एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। एंड एग जो है सिंपल, वर्सटाइल एंड कंप्लीट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन का कंप्लीट सोर्स एग को माना जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए एग को कंज्यूम करना। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे हमारा नेक्स्ट डे है। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 अक्टूबर को। इस बार की थीम है इन्फॉर्म चॉइसेस बेटर आउटकम, सूचित विकल्प बेहतर परिणाम। मेन एम है टू हेल्प रेज अवेयरनेस इन ऑल ऑडियंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ एग्जिस्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ रूमेटिक एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसीज। जो रूमेटिक एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसीज है उसको हम RMD के नाम से भी जानते हैं। और वर्ल्ड अर्थराइटिस डे को विश्व गठिया दिवस कहते हैं। हड्डी रोग के प्रति अवेयर करने के लिए हर साल 12 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो बोन्स हैं उसमें जो पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट्स, उनकी कमी के कारण असहनीय पीड़ा होती है, अनबियरेबल सफ़र करना पड़ता है, जिससे गठिया या अर्थराइटिस कहा जाता है। इस बार की थीम इन्फॉर्म चॉइसेस बेटर आउटकम। अपने डॉक्टर के पास जो है उनसे एडवाइस लें, ये नहीं कि आप सोशल मीडिया के थ्रू कुछ भी देखें और उसके अकॉर्डिंग अपना इलाज करना स्टार्ट कर दें। ये फोकस करता है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेस टू एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का इसका इम्पोर्टेंस पर फोकस करता है। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। World Arthritis Day aims to help raise awareness in all audiences across the world of existence and impact of rheumatic and musculoskeletal disease, often referred as RMD के नाम से जानते हैं। स्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया था? अर्थराइटिस एंड रूमेटिसिज्म इंटरनेशनल ARI के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। WAD को। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे को कब किया गया था? 1996 में किया गया था। फिर नेक्स्ट डे हमारा है वर्ल्ड साइट डे। वर्ल्ड साइट डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को। ये 10 अक्टूबर 2024 में सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर था। इस बार की थीम थी चिल्ड्रन लव योर आइज। बच्चों अपने आँखों से प्यार करो, क्योंकि आजकल बच्चे ज़्यादातर टाइम सेल फोन्स वगैरह पे ही अपना दिन बिताते हैं, इंडोर गेम ही खेलते रहते हैं, आउटडोर गेम नहीं खेलते हैं। इस बार की जो थीम है मतलब मेन एम इसको सेलिब्रेट करने का है कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग आर आई, अपने आई को प्रोटेक्ट करना, एंड विजन, रेज अवेयरनेस ऑफ विजन इम्पेयरमेंट एंड ब्लाइंडनेस एंड प्रमोट आई एंड विजन केयर। अपने आई को ही अपने आई को केयर करना ही इसका मेन एम होता है। वर्ल्ड साइट डे का सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन डे। ये डे सेलिब्रेट किया गया 13 अक्टूबर 2024 को। और इस बार की थीम थी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रिजिलियंट फ्यूचर। एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। मेन एम है टू रेज अवेयरनेस एंड प्रमोट, अवेयर करना, प्रमोट करना अ कल्चर ऑफ डिजास्टर रिडक्शन एंड रिस्क अवेयरनेस अराउंड द वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम शमन दिवस बोलते हैं हिंदी में, और इसको सेलिब्रेट करेंगे 13 अक्टूबर को, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसका मेन एम क्या है, उद्देश्य क्या है? तो विश्व में इस बारे में जागरूकता बढ़ाना और आपदा शमन संस्कृति को बढ़ावा देना है। एम टू रेज अवेयरनेस एंड प्रमोट अ कल्चर ऑफ डिजास्टर रिडक्शन एंड रिस्क अवेयरनेस अराउंड द वर्ल्ड। इस बार की थीम उज्जवल भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त करना, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर। और आपदा मुक्त भविष्य के लिए युवाओं की रक्षा करने, उन्हें सशक्त बनाने में शिक्षा की भूमिका को ये दर्शाता है। और यूएन फोकस करता है कि रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोटेक्टिंग एंड एम्पावरिंग चिल्ड्रन फॉर अ डिजास्टर फ्री फ्यूचर। चिल्ड्रन को मेन फोकस किया गया है इस बार। और इस बार की जो थीम है वो भी हाईलाइट करती है कि जो एजुकेशन का रोल है प्रोटेक्ट करे एंड एम्पावर करे यूथ को, किससे? फॉर डिजास्टर फ्री फ्यूचर से। बच्चों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा इसका उद्देश्य बच्चों को अपने परिवार और समुदाय में परिवर्तन लाने और स्वयं की रक्षा करने में योग्य बनाना भी है। प्राइमरी फोकस इस ईयर का क्या है? टू एम्पावर पीपल थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू चिल्ड्रन को एम्पावर करना एंड इक्विप देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड बिकम एजेंट ऑफ चेंज इन देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज।
तो ये अब हम देखेंगे 1 to 6 अक्टूबर में जो भी दिन सेलिब्रेट किए गए थे, नेक्स्ट वीक में पढ़ा गया था, उसका रिवीजन देखेंगे। तो 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम मिक्स इट अप थी। और 1 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल कॉफ़ी डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम थी कॉफ़ी योर डेली रिचुअल्स आर शेयर्ड जर्नी। और 1 अक्टूबर को ही हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। इस बार की थीम थी एजिंग विथ डिग्निटी। एंड 2 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। इस बार की थीम थी द पॉलिटिक्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। 4 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट किए वर्ल्ड स्माइल डे, जो कि 4th फ्राइडे ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम थी डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, हेल्प वन पर्सन स्माइल। 4 to 10 अक्टूबर को हम वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेट किए और इस बार की थीम थी स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। 4 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड एनिमल डे और इस बार की थीम थी द वर्ल्ड इज देयर होम टू। एंड 5 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड टीचर्स डे। इस बार की थीम वैल्यूइंग टीचर वॉइसेस टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर पीपल। एंड 6 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे और इस बार की थीम थी यूनिकली सीपी मीन्स सेरिब्रल पाल्सी डे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने भारत रत्न के लिए रतन टाटा का नाम प्रस्तावित किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे, वक्त की रेत पर छोड़ जाते हैं निशान, कुछ लोग यादों में रह जाते हैं महान। तो उनके द्वारा जो भी काम किए गए, जो देश प्रगति में किए गए और उन सब चीज़ के लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। द वर्ल्ड हैज़ लॉस्ट अ ग्रेट माइंड एंड अ काइंड हार्ट, रतन टाटा मेमोरी विल लाइव ऑन। और उनकी जो लाइन थी, किसी भी बड़ी सफलता के लिए समय, साधन और धैर्य चाहिए, वो हर फील्ड में आपके लिए उपयोगी साबित होती है। किसी भी सफलता के लिए, असफलताएं तो बहुत आएंगी लेकिन सफलता के लिए समय, साधन और धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपको टाइम भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए। सफलता एक दिन में नहीं आती, एक दिन ज़रूर आती है। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए उद्योगपति पद्म विभूषण रतन टाटा को उनकी उपलब्धियों के लिए भारत रत्न से सम्मानित करने का जो प्रस्ताव है 10 अक्टूबर को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में सर्वसहमति से पारित किया गया। और इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश की गई। और इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि रतन टाटा के निधन से हमारे देश और महाराष्ट्र को अपूरणीय क्षति हुई है। रतन टाटा का हम बैकग्राउंड देखेंगे तो 28 दिसंबर 1937 को इनका जन्म हुआ था और 9 अक्टूबर 2024 में ये हम सबसे अलविदा कह गए। और प्रसिद्ध उद्योगपति परोपकारी रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया मुंबई में। श्री टाटा 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए और समूह की विभिन्न कंपनियों में सेवा के बाद उन्हें 1971 में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। 29 दिसंबर 2012 को श्री रतन टाटा को टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के चेयरमैन एमिरेट्स की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। वे टाटा ट्रस्ट के जरिए परोपकार में गहराई से शामिल थे। उन्हें 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। रतन टाटा की एक जर्नी बॉर्न इनका दिसंबर 28, 1937 मुंबई में। एजुकेशन इन्हें कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से किया था आर्किटेक्चर में। इनका करियर स्टार्ट हुआ था टाटा स्टील में 1961 से। चेयरमैन रहे टाटा सन्स के 1991 से 2012 तक। और अचीवमेंट्स इनके ग्लोबल एक्सपेंशन में टिटली, जैगुआर एंड रोवर कॉर्पस का जब इन्होंने अधिग्रहण किया। फिलैंथ्रॉफी थे एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट में। अवार्ड में इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इसके साथ ही बहुत सारे राष्ट्रों के भी इन्हें अवार्ड प्रदान किए गए। धन दौलत सब यहीं रह जाती है, सच्ची विरासत तो केवल अच्छाई कहलाती। मे योर सोल रेस्ट इन पीस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अवार्ड एंड प्राइजेस से। तो इसमें सबसे पहला प्राइज़ नोबेल प्राइज़, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हमारा
यहाँ पर हम ब्रीफ में देखते हैं, फिर आगे डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन में किसको दिया गया? विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुबकिन को। एंड सेकंड में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसको दिया गया? जॉन एच हॉपफील्ड एंड जेफरी ई हिल्टन को। एंड केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जो 2024 का प्रदान किया गया वो डेविड बेकर, जॉन जम्पर एंड जेमिस हसाविश को। एंड नोबेल प्राइज जो लिटरेचर में दिया गया वो साउथ कोरियन ऑथर है हान कांग, इन्हें दिया गया। एंड हमारा नेक्स्ट नोबेल प्राइज पीस में निहोन हिदानको को दिया गया। ये एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन है। एंड हमारा लास्ट जो नोबेल प्राइज है वो इकोनॉमिक्स में दिया गया, डैरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया। अब नोबेल प्राइज़ के बारे में अगर देखें तो नोबेल प्राइज़ जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1985 में। कहाँ से? एल्फ्रेड नोबल्स की बिल से। एंड फर्स्ट अवॉर्डेड पहली बार जो ये प्रदान किया गया 1901 में। एंड कैटेगरीज, किस किस कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है? फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, पीस में दिया जाता है और इकोनॉमिक साइंसेस में दिया जाता है। इकोनॉमिक साइंसेस को जो ऐड किया गया 1968 में। 1901 से लेकर 1967 तक बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस में दिया गया और 1968 से इकोनॉमिक साइंसेस को भी इसमें ऐड कर दिया गया। अगर हम देखें तो 1901 से लेकर 2024 तक जो नोबेल प्राइज एंड सोवरिक रिक्स बैंक प्राइजेस है जो कि इकोनॉमिक साइंसेस में भी देता है, किसकी याद में? एल्फ्रेड नोबल की याद में। तो अभी तक 627 टाइम्स दिया जा चुका है, जिसमें से 1012 पीपल और ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो रिसीव किए, कोई मोर देन वंस हैं तो एक से अधिक बार उन्हें दिया गया। तो इस तरह अगर देखेंगे तो टोटल 976 इंडिविजुअल्स हैं एंड 28 ऑर्गेनाइजेशंस को नोबेल प्राइज अभी तक दिया जा चुका है। इस बार का जो अनाउंसमेंट हुआ था वो 7 to 14 अक्टूबर के बीच में नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट किया गया, जो कि इनकी बर्थडे 10 दिसंबर को दिया जाएगा। अब हम डिटेल में देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया? साइंटिस्ट विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकिन को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये विक्टर एम्ब्रोस हैं और ये गैरी रुबकिन है। इनका जो काम था, इन्होंने डिस्कवरी की थी माइक्रो आरएनए का, उसके रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन के लिए इनको दिया गया। और विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुबकिन, इनका जो डिस्कवरी था माइक्रो आरएनए, उसका रोल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन के लिए दिया गया। माइक्रो आरएनए क्या होता है? तो माइक्रो आरएनए इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग हाउ जीन एक्टिविटी इज रेगुलेटेड। माइक्रो आरएनए एक मौलिक सिद्धांत है जो जीन गतिविधियों को विनियमित करने, रेगुलेट करने के जो तरीके हैं उसको गवर्न करती है, कंट्रोल करती है। और इसको अनाउंस करते हुए नोबल असेंबली ऑफ स्वीडन कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कहा है कि ये आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे डेवलप करते हैं, फंक्शन करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होगी ये खोज। तो जो विनर है वो रिसीव करेंगे $1.1 मिलियन और ये इस बार की 115th नोबेल प्राइज़ था फिजियोलॉजी मेडिसिन फील्ड में। और 229 विनर्स अभी तक हमें मिल चुके, जिसमें से ओनली 13 विमेन ही थी, 13 महिलाओं को ही दिया गया है 229 विजेताओं में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज जॉन एच हॉपफील्ड और जेफरी ई हिल्टन को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि मशीन लर्निंग को सक्षम करने के लिए जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क थी उसके माध्यम से मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली उनकी मूलभूत खोज के लिए उनको दिया गया। ये जॉन जे हॉपफील्ड हैं और ये जेफरी ई हिल्टन है। उन्होंने जो आधुनिक समय की शक्तिशाली मशीन लर्निंग की नींव रखने वाली विधियों को विकसित करने के लिए भौतिकी के उपकरण का उपयोग किया है फॉर देयर फंडामेंटल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन दैट इनेबल्स मशीन लर्निंग थ्रू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से उसको इनेबल करना मशीन लर्निंग को, इनको मेन मशीन लर्निंग के लिए दिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में एक बार उनके अंदर हम चीज़ें फीड कर देंगे और उसके बाद वो अपने आप ही वो डेवलप करती जाएगी अपने माइंड के थ्रू। द टू नोबेल लॉरेट्स यूज टूल फ्रॉम फिजिक्स टू डेवलप मैथड दैट फॉर्म अ फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डे पावरफुल मशीन लर्निंग।
जेफरी हिल्टन ने एक ऐसी विधि का आविष्कार किया जो स्वायत्तता से डेटा में गुणों की पहचान करती है और छवियों में विशिष्ट तत्वों को पहचानने जैसे कार्य करती है। मेमोरी केपेबल ऑफ स्टोरिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग इमेज एंड अदर पैटर्न्स इन डेटा। Geoffrey Hilton invented a method that autonomously identifies property in data and perform tasks such as recognizing specific elements in image। फिर वो अपने आप ही जो इमेज है उसके जो स्पेसिफिक एलिमेंट है उसको रिकग्नाइज करने लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको रसायन विज्ञान में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में दिया गया वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसाविस को दिया गया। डेविड बेकर यूएसए के हैं और डेमिस हसाविस यूनाइटेड किंगडम के हैं। जॉन एम जंपर भी यूनाइटेड किंगडम के हैं और ये यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में काम करते हैं यूएसए में। डेविड बेकर और डेमिस हसाविस और जॉन एम जंपर जो हैं वो गूगल डीप माइंड में काम करते हैं। तो डेविड बेकर को फॉर डेटा बेस प्रोटीन डिज़ाइन के लिए दिया गया और इनको फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए डेमिस हसाविस और जॉन एम जंपर को दिया गया है। तो इन्होंने प्रोटीन की संरचना की जो भविष्यवाणी है, प्रिडिक्टिंग एंड डिज़ाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और उसको डिजाइन करने में सफलता प्राप्त की है, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने 9 अक्टूबर को इस पुरस्कार की घोषणा की थी। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस अनाउंस्ड हाफ ऑफ द प्राइज टू डेविड बेकर। हाफ प्राइज जो डेविड बेकर को दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा? क्योंकि उन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन की थी, और जो अदर हाफ होगा वो 2 में ज्वाइंटली दिया जाएगा, जॉन जंपर और डेमिस हसाविस के बीच में दिया जाएगा। उन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर के प्रोडक्शन को लेकर बात करी थी। तो डेविड बेकर ने पूरी तरह से नए प्रकार के प्रोटीन का निर्माण किया और जॉन जंपर और डेमिस हसाविस ने प्रोटीन की जो जटिल संरचनाएं हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसके प्रिडिक्शन करने 50 वर्ष पुरानी समस्या जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मॉडल डेवलप किया है। और श्री बेकर अमेरिका के सिएटल में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, और श्री हसाविस जो हैं वो श्री जंपर लंदन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रयोगशाला गूगल डीप माइंड में काम करते हैं। मिस्टर बेकर वर्क्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन इन सिएटल, यूनाइटेड स्टेट, एंड मिस्टर हसाविस एंड मिस्टर जंपर वर्क एट गूगल डीप माइंड द टेक जायंट्स AI लैब इन लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर को घोषित लिटरेचर का नोबेल प्राइज किसको दिया गया? तो साउथ कोरियन ऑथर हान कांग को दिया गया। किस लिए दिया गया? फॉर हर इंटेंस पोइटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोज द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए इनको दिया गया। दक्षिण कोरियाई लेखिका है हान कांग, 10 अक्टूबर को दिया गया। क्यों दिया गया? ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की जो नाजुकता थी उसको उजागर करने वाली उनकी गहन काव्यात्मक गद्य है, उसके लिए उनको दिया गया। और द प्राइज इज अवॉर्डेड बाय द स्वीडिश एकेडमी। प्राइज अवॉर्ड किया गया स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन दिया जाएगा। 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन का मीन होता है $1.1 मिलियन। और ये इनकी बुक्स है, द वेजिटेरियन बुक्स है। हान कांग को बहुत प्रसिद्धि मिली थी। हान कांग द फर्स्ट साउथ कोरियन टू विन द लिटरेचर प्राइज, जो लिटरेचर प्राइज विन करने वाली फर्स्ट साउथ कोरियन है हान कांग। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया 1993 से। उस समय पब्लिकेशन ऑफ अ नंबर ऑफ पोएम्स इन मैगजीन लिटरेचर एंड सोसाइटी, वाइल हर प्रोज डेब्यूट केम इन 1995। इनकी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थी, उसका नाम था लव ऑफ योशु। और लिटरेचर के फील्ड में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी प्राइज़ मिला था 1913 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता इंडिया में हुआ था, और इनका देहांत 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता इंडिया में हुआ था। और जब इनको अवार्ड मिला था, ये रेजिडेंट्स थे इंडिया के, और इनका लैंग्वेज था बंगाली और इंग्लिश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? जापानी समूह नियोन हिदानको को दिया गया। जापानीज एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर ग्रुप है नियोन हिदानको, उन्होंने इस बार का नोबेल पीस प्राइज दिया गया।
और जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम विस्फोट हुए थे उसके दौरान जीवित बचे लोगों के जापानी समूह है नियो निदान को उसको वर्ष 2024 के लिए नोबेल पीस प्राइज प्रदान किया गया। और इस समूह को जो हिदानको है इसको हिबाकुशा कहा जाता है। जो सर्वाइवर्स थे हिरोशिमा नागासाकी के उनको हिबाकुशा कहा जाता है। उनके सर्वाइवर को जो हिरोशिमा नागासाकी के बॉम्ब सर्वाइवर हैं। और यह परमाणु हथियार मुक्त विश्व का लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत एफर्ट करता है कि जो परमाणु हथियार उसका प्रयोग फिर कभी नहीं होने के संबंध में वो प्रदर्शन करता है। द ग्रुप ऑल्सो नोन एज हिबाकुशा वॉज रिकग्नाइज्ड फॉर इट्स टायरलेस एफर्ट टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमनी दैट न्यूक्लियर वेपन मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन। इस नोबेल प्राइज जो नोबेल पीस प्राइज इसकी घोषणा ओस्लो में नोबेल संस्थान ने किया है। अनाउंस एट द नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट इन ओस्लो। और पिछले वर्ष अगर बात करें तो नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार मतलब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी नरगिस मोहम्मदी उनको दिया गया था। किस लिए दिया गया था? फॉर हर वर्क फाइटिंग द ऑपरेशन ऑफ विमेन इन ईरान। ईरान में जो विमेन है उनके साथ जो भी जातियाँ होती थी उन सबके लिए आवाज़ उठाने के लिए उनका फाइट करने के लिए उन्हें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई? तो डेरेन एसमोग्लो को दिया गया। साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया। क्यों? फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। इंस्टीट्यूशन कैसे फॉर्म करते हैं और वो प्रॉस्पेरिटी को अफेक्ट करते हैं, इसके लिए डेरेन एसमोग्लो, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन को ये पुरस्कार दिया गया। और ये तीनों अर्थशास्त्री हैं जो किसी देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को रेखांकित करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। इसको सेवरिक्स रिक्स बैंक प्राइजेस के द्वारा दिया जाता है इकोनॉमिक साइंसेस को अल्फ्रेड नोबेल के याद में। डेरेन एसमोग्लो ये हैं और साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन सामने हैं। फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। एसमोग्लो एंड जॉनसन MIT में और रॉबिन्सन शिकागो विश्वविद्यालय में रिसर्च करते हैं। और 1969 से अगर देखा जाए तो अब तक 93 एक्सपर्ट को यह सम्मान मिल चुका है, जिसमें से केवल 3 महिलाएं हैं, जिसमें से 2023 में क्लाउडिया गोल्डविन को दिया गया और 2009 में अमेरिका की ही एलिनर ऑस्ट्रोम को दिया गया और 2019 में फ्रांसीसी अमेरिकी थी एस्थर डुफ्लो उनको दिया गया। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर शोध के लिए दिया जाता है। और फर्स्ट इंडियन थे अमर्त्य सेन जिनको इस फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया 1998 में। और लास्ट नोबेल प्राइज जो मिला वो लास्ट इंडियन है अभिजीत बैनर्जी जिनको 2019 में दिया गया था। अब हम अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उद्योग रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो श्री नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। नोएल टाटा अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। श्री नोएल टाटा को टाटा समूह के जो सहयोगी टाटा ट्रस्ट है उसको निर्विरोध अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 11 अक्टूबर को जो बैठक हुई उसी के दौरान इनको लिया गया क्योंकि 86 वर्ष की आयु में रतन टाटा जी का डेथ हो गया 9 अक्टूबर 2024 को। टाटा स्टील और वोल्टास सहित कई सूचीबद्ध कंपनियां जिसमें नोएल टाटा अपनी सेवा देते हैं और ये हाफ ब्रदर हैं रतन टाटा के। The decision to appoint Noel Tata as chairperson was made with Ratan Tata's philosophy of moving on in mind। मतलब वो लोग ये सोचते हुए कि रतन टाटा की जो भी फिलॉसफीज है उसको आगे बढ़ाएंगे, इसी को सोचते हुए डिसीजन लिया गया है कि नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को कहाँ के पुलिस उपाधीक्षक DSP के रूप में आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाला है? मतलब हाल ही में जो क्रिकेटर मोहम्मद सिराज है उनको कहाँ का DSP नियुक्त किया गया? तो तेलंगाना का किया गया है। और राज्य सरकार ने इस साल की शुरुआत में क्रिकेटर के साथ साथ 2 बार की विश्व चैंपियन जो मुक्केबाज है निखत जरीन उनको भी DSP पद के लिए नियुक्त किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP के जो महानिदेशक है इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ गुप्ता को किया गया है। अमिताभ गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल इन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। कब तक के लिए? 30 जून 2029 के लिए इनको 30 जून
2029 तक के लिए अमिताभ गुप्ता को आईटीबीपी के इंस्पेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पद पर 1 वर्ष की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया है? तो एम राजेश्वर राव को फिर से नियुक्त किया गया है। तो द गवर्नमेंट रीअपॉइंटेड आरबीआई डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए इनको फिर से रीअपॉइंट कर लिया गया है। और राव को अक्टूबर 2020 में 3 साल की अवधि के लिए आरबीआई का डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया था और नवंबर 2016 में उन्हें आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था और उन्हें आरबीआई के कामकाज के विभिन्न पहलुओं का अनुभव है। इससे पहले उन्होंने जोखिम निगरानी विभाग का प्रभार संभाला था, चार्जेस ऑफ रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको फ्रांस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संजीव कुमार सिंगला को। संजीव कुमार सिंगला आईफिस 1997 के प्रेजेंटली एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इजराइल एंड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फ्रांस। अभी इजराइल के फिर फ्रांस के इनको कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको 5 साल की अवधि के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? कमलेश्वर सिंह नावर को किया गया। कमलेश्वर सिंह नावर हैज बीन अपॉइंटेड एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी। कब तक के लिए? फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमेटी के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आंसर हमारा होगा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा को अपॉइंट किया गया है। तो मिस्टर जगत नड्डा हैज़ बीन इलेक्ट किया गया चेयरपर्सन ऑफ द 77th सेशन ऑफ द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमेटी का। उन्होंने कहा कि नड्डा जी ने कहा कि सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 12 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिला है और प्रत्येक परिवार को अस्पतालों उपचार के लिए $6,000 का वार्षिक लाभ भी प्रदान किया जाता है। गवर्नमेंट्स आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हैज कवर्ड ओवर 120 मिलियन फैमिलीज एंड प्रोवाइडेड एन एनुअल हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट ऑफ $6,000 पर फैमिली। और उन्होंने आगे कहा कि भारत जो है वो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए 2010 से गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू कर रहा है और इस पहल से प्रारंभिक चरण में निवारक उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 753 NCD क्लिनिक, 356 डे केयर सेंटर और 6,238 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना हुई है। मिस्टर नड्डा जी हैं वो एम्फसाइज करते हैं द इंडिया हैज़ बैक द WHO इन क्रिएटिंग द ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन सेंटर। WHO के द्वारा जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर क्रिएट किया गया उसको भी प्रमोट करना उनके सिस्टम को ग्लोबल स्केल पर। और वो ऐड करते हैं इंडिया हैज़ बिन इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सिंस 2010 मतलब 2010 से टू एड्रेस किसको करता कंडीशन सच एज हाइपरटेंशन को, डायबिटीज़ को एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ को। ये सब जो डेटा है वो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं उसमें कोट कर सकते हैं अपने मेंस में। ये प्रीलिम्स के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये डेटा को आप अपने मेंस के लिए सेव कर कर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने जीता। पंकज आडवाणी ने का किस गेम से संबंध है? बिलियर्ड से। और सोंगे सिंगापुर ओपन टाइटल्स इन्होंने जीत लिया, किसको हरा के? जॉर्डन ओंग को हरा के इन्होंने जीत लिया है। और विल नाउ हेड टू दोहा इन नवंबर टू डिफेंड हिज वर्ल्ड बिलियर्ड टाइटल। वर्ल्ड बिलियर्ड टाइटल के लिए ये नवंबर में होगा दोहा में, वहाँ पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। बिलियर्ड्स में भारतीय खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने 6 अक्टूबर को जॉर्डन यंग को 5-1 से हराकर सोंगे सिंगापुर ओपन खिताब जीत लिया। आडवाणी अब जो है वो विश्व बिलियर्ड खिताब के लिए नवंबर महीने में दोहा में स्पर्धा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने डेविस कप के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? तो स्पेन के राफेल नडाल ने किया है। और स्पेन का टेनिस लेजेंड राफेल नडाल और 22 बार हो गया कि इनको ग्रैंड स्लैम सिंगल चैंपियन है ये। 22 टाइम्स ग्रैंड स्लैम सिंगल चैंपियन कौन है? स्पेन के टेनिस लेजेंड है राफेल नडाल।
इन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दिया रिटायरमेंट को लेकर। और ये अपना फाइनल टूर्नामेंट जो है डेविस कप खेलेंगे नवंबर में मलागा में। और नडाल के पास जो है वो टोटल 92 एटीपी सिंगल्स टाइटल्स है उनके नाम है, उसमें से 36 मास्टर टाइटल्स है एज वेल एज ओलंपिक गोल्ड मेडल भी है। और इन्होंने अपना जो लास्ट टाइटल जीता रोनाल्ड गैरोस टाइटल जीता 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? उत्तराखंड में किए जाएंगे। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक के बीच में होगा, जो कि उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेलों के जो अलावा उत्तराखंड में शीतकालीन राष्ट्रीय खेल भी आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा कुतुब गोल्फ कोर्स में आयोजित 24th लेफ्टिनेंट गवर्नर गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीत हासिल की है? प्रीतीश सिंह करायत ने जीत हासिल की है। और दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा कुतुब गोल्फ कोर्स में आयोजित 24वें और लेफ्टिनेंट गवर्नर गोल्फ टूर्नामेंट का 6 अक्टूबर को समापन हुआ। और ये 2 वीक तक ये गेम चला था। इसमें 16 साल के प्रीतीश सिंह कराए जिन्होंने जीत हासिल की। उस समय पे दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उनको बधाई दी थी और इसको बधाई देते हुए उन्होंने कहा था कि ये अपने करियर में बहुत अच्छा करेंगे और अलग अलग खेलों में हमारा नाम रोशन करेंगे। DDA ने बताया कि प्रतिभागियों की संख्या के हिसाब से लेफ्टिनेंट गवर्नर कप जो है देश का सबसे बड़ा गोल्फ टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में अमेरिका की कोको गॉफ ने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसको हराकर जीत लिया है? तो चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा को हराकर अमेरिका की कोको गॉफ ने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। यहाँ यही ध्यान देना है कि ये गॉफ का 8 सिंगल टाइटल्स है। वैसे कोको गॉफ कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। और किसको हराया? कैरोलिना मुचोवा को हराया। वो कहाँ की? वो चेक गणराज्य की हैं। और किस गेम में हराया? चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट में। और कोको गॉफ ने 14 इयर्स की एज में इन्होंने चाइना ओपन चैंपियनशिप जीत ली थी। और ये सेकंड अमेरिकन है जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सेरेना विलियम्स के बाद जीता है। सेरेना विलियम्स ने 2004 और 2013 में इस गेम को जीता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पेरू के लीमा में जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में दीपक दलाल, कमलजीत और राजचंद्र की तिगड़ी ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल जीता। और भारतीय टीम ने अजरबैजान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और ये ISF जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप है गेम जिसमें 24 मेडल्स इंडिया को मिले, जिसमें 13 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 8 ब्रॉन्ज था। और ये इंडिया फर्स्ट पे था, फिर उसके बाद पेरू और फिर इटली सेकंड पे था और नॉर्वे थर्ड पे। पेरू में ये गेम हुआ था। इटली दूसरे, याद यही रखना है कि इंडिया फर्स्ट स्थान पे, इटली दूसरे स्थान पे और नॉर्वे थर्ड स्थान पे था। और ये ISF विश्व कप के राइफल, पिस्टल और शॉटगन के फाइनल मुकाबले 13 से 18 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित होंगे। उन्होंने फिर दिल्ली में आयोजन होने के लिए बोल दिया गया और ये अभी चल ही रहा है। द शूटिंग बोनांजा विल शिफ्ट टू न्यू दिल्ली फॉर द प्रेस्टिजियस ISSF वर्ल्ड कप फाइनल इन राइफल, पिस्टल एंड शॉटगन शेड्यूल्ड फॉर October 13 to 18 अक्टूबर। नेक्स्ट वीक में हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला T20 विश्व कप में श्रीलंका को कितने रनों से हराकर भारत ने जीत दर्ज हासिल की? तो 82 रन। बट अब भारत का यहाँ पर खेल समाप्त हो गया। ऑस्ट्रेलिया से उसको हार के बाद इस गेम से आउट हो गया। अब इंडिया इसमें नहीं पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि इंडिया भी इस गेम से बाहर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक हासिल किया है? तो ब्रॉन्ज मेडल। The Indian women's team made history by securing a monumental bronze medal at the Asian Table Tennis Championship। कहाँ हुआ? अस्थाना कजाकिस्तान में हुआ। और इंडिया लॉस टू जापान बाय 1-3। जापान से उसको हार का सामना करना पड़ा। और इंडियन जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने अनाउंस कर दिया है अपने रिटायरमेंट को लेकर। अब वो गेम से संन्यास ले रही हैं ड्यू टू फिजिकल रीजन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में 17 अक्टूबर को कौन राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? तो नायब सिंह सैनी।
और यह शपथ ग्रहण जो है वो पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित दशहरा मैदान में सुबह 10 बजे होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और उम्मीद है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। और ये भाजपा का हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीत है जब सरकार बनाने जा रही है। और पार्टी के 48 विधायक 90 सदस्यीय विधानसभा यहाँ पे इसमें मौजूद रहेंगे। और 3 निर्दलीय विधायक होंगे। देवेंद्र कादियान, राजेश जून और सावित्री जिंदल का समर्थन हासिल कर उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस जो है उसने 37 सीटों के साथ प्रमुख विपक्षी दल बनी रहेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 149वीं बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो कहाँ होगी? तो वो जिनेवा में होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक में भाग लेंगे, जो कि 13 अक्टूबर को वो रवाना हो जाएंगे। और ये बैठक जो है वो 17 अक्टूबर तक चलेगी। और इस बार की जो थीम है वो किस पर संबोधित करेंगे अपना बात, क्योंकि इस बार की जो थीम है अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग, हार्नेसिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ मोर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इस बार की थीम है। और इनके साथ ही प्रतिनिधि मंडल में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और दोनों सदनों के महासचिव और कई अन्य सांसद भी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर तक किन देशों की यात्रा पर जाएंगी? तो आज ही जाएंगी। अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा पर जाएंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर तक अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी इसकी यात्रा पर जाएंगी। तो नेक्स्ट वीक हम देखेंगे वहां पर क्या क्या चेंजेस हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कोई सम्मान वगैरह जो भी मिला वो सब हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे। तो ये 3 अफ्रीकी देशों की इनकी पहली यात्रा है। और ये ऐतिहासिक यात्रा जो है भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को, अब आपको पता है कि G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल कर लिया। अब G20 G21 हो गया, G20 हो गया। स्थायी सदस्य बनाए जाने के बाद वो इनकी पहली यात्रा है। हाल ही में कहाँ की सरकार ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो निकारागुआ की सरकार ने संबंध तोड़ने की घोषणा की है इजरायल के साथ। हालांकि ये इनका नाम मात्र का है, क्योंकि जो निकारागुआ के उपराष्ट्रपति हैं रोसारियो मुरेलो, उन्होंने 11 अक्टूबर को इस कदम की घोषणा की किया। लेकिन देखिए, जो निकारागुआ है वहाँ की राजधानी क्या है? मानागुआ। वहाँ पे इजरायल का कोई निवासी राजदूत नहीं है। तो दोनों देशों के बीच रिश्ते जो है लगभग ना के बराबर हो, करते ना करते डजंट मैटर। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो की बात करें तो मई में इजरायल के साथ राजनयिक संबंध अपने तोड़ दिए हैं। अगर ब्राजील की बात करें तो ब्राजील के नेता लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, इन्होंने मई में इजरायल से ब्राजील के राजदूत को वापस बुला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इजरायल पर मिसाइल हमलों के मद्देनजर ईरान के ऊर्जा व्यापार पर प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो अमेरिका ने की है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम जो है उसको वित्त पोषित करने वाले जो राजस्व प्रवाह है उसको रोकने के लिए कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट के परिवहन में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में शामिल होने के लिए 10 संस्थाओं पर वो प्रतिबंध लगा रहा है। अमेरिका के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जैक सुलिवन, उन्होंने कहा कि यह उपाय ईरान के मिसाइल कार्यक्रमों का सहयोग करने वाली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे वंचित करने में सहायता करेंगे। और जो रिस्ट्रिक्शन लगे हैं अमेरिका में, इराकी संस्थाओं की संपत्ति जो है सीज हो जाएगी। और हमास प्रमुख इस्माइल हनिये की जो हत्या और हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह की हत्या के प्रतिशोध में ईरान ने 1 अक्टूबर को इजरायल पर मिसाइल हमले किए थे। और इसी बीच अमेरिका ने इस हमले के खिलाफ इजरायल की सुरक्षा के लिए इजरायली रक्षा बलों के साथ समन्वय किया है, कोऑर्डिनेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनाया गया धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस कौन से संख्या का है? 68वें नंबर का है। तो 12 अक्टूबर को नागपुर में दीक्षा भूमि में देश विदेश से हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया। अक्टूबर 1956 में विजयदशमी के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसी ऐतिहासिक अवसर की याद में धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली चिड़ियाघर में शंकर को जंजीर मुक्त कर दिया गया, वह कौन है? तो वो एक अफ्रीकी हाथी है, यहाँ पे शंकर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नानाजी देशमुख जिन्हें चंडिका दास नृत्य राव देशमुख के नाम से जाना जाता है, तो नानाजी को किस नाम से जाना जाता है? चंडिका दास नृत्य राव देशमुख। इनका जन्म महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के एक छोटे से कस्बे में अमृतराव देशमुख और राजाबाई अमृतराव देशमुख के घर हुआ था। तो कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1916 को हुआ था। इसमें से कितने क्वेश्चन निकल के आपके सामने आते हैं कि नानाजी देशमुख है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? चंडिका दास नृत्य राव देशमुख। उनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में। उनके माता पिता का नाम क्या है? अमृतराव देशमुख और राजाबाई अमृतराव। उनका जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1916 को हुआ था। और जयप्रकाश नारायण का जन्म भी इसी दिन हुआ था 11 अक्टूबर को। और कब हुआ था? 1902 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौसेना नवाचार और स्वदेशी सम्मेलन स्वावलंबन 2024 का तीसरा संस्करण 28 से 29 अक्टूबर को कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली में होगा। ये इसका थर्ड एडिशन है ऑफ नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनस सेमिनार स्वावलंबन 2024। कहाँ पर हेल्ड होगा? दिल्ली में होगा। ये इसका थर्ड एडिशन है। कब होगा? 28 एंड 29 अक्टूबर को। यह जो आयोजन है वायु और सतह निगरानी, सतह हवाई और पानी के नीचे जो डोमेन है और क्वांटम प्रौद्योगिकियों में स्वायत्त प्रणालियों जैसे विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के उत्पादनों का प्रदर्शन करेगा। ये शोकेस क्या करेगा? एयर एंड सरफेस सर्वेलांस, ऑटोनोमस सिस्टम इन सरफेस, एरियल एंड अंडर वाटर डोमेन, एआई एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीज को। इस पहल ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस योजना के आईडेक्स योजना के तहत 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र और स्टार्टअप के साथ सहयोग को सक्षम किया है। दिस इनिशिएटिव हैज इनेबल्ड कोलैबोरेशन विद मोर देन 200 MSME एंड स्टार्टअप्स अंडर द इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस आईडेक्स स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान निलिट और किस सरकार के बीच नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? तो महाराष्ट्र सरकार और निलिट के बीच में हुआ था। इन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है महाराष्ट्र और किसके बीच में? निलिट के बीच में। किस लिए? एस्टैब्लिश करेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई रोबोटिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल उनके प्रेजेंस में इस पर शाइन किया गया। प्रेजेंस किसकी थी? यूनियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एंड मिनिस्टर ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन ऑफ महाराष्ट्र। कौन? चंद्रकांत पाटिल। और इसका उद्देश्य क्या है? महाराष्ट्र में सरकारी पॉलिटेक्निक और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में क्षमता प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उद्योग 4.0, 3D प्रिंटिंग और संबद्ध प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOE जो है वो एम क्या है इसका? टू एस्टैब्लिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्री 4.0, 3D प्रिंटिंग्स एंड elite टेक्नोलॉजीज फॉर कैपेसिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन महाराष्ट्र। इसका उद्देश्य संयुक्त परियोजना प्रस्तावों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य सरकारी संगठनों से वित्त पोषण प्राप्त करना भी है। Also aim to seek funding from Ministry of Electronics and Information Technology and other government organization through joint project proposals. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। उनका संबंध किससे है? उसका संबंध है महादेव सट्टा ऐप से। तो प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो 2023 में इनकी गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया था और चंद्राकर की जो प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कहाँ पे इनको गिरफ्तार किया? दुबई में। और उम्मीद है कि एक सप्ताह के भीतर ही इनको भारत में लाया जा सकता है। अरेस्ट कब किया गया था? 11 अक्टूबर 2024 को किया गया था। ये एक बेटिंग ऐप है, स्कैम है और इनको अरेस्ट किया गया। रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू किया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा। सौरभ चंद्राकर, वन ऑफ द मेन प्रमोटर ऑफ महादेव बेटिंग ऐप, वॉज अरेस्टेड बाय अथॉरिटीज इन दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 अक्टूबर को कहाँ आयुध पूजा का त्यौहार मनाया गया? तमिलनाडु में मनाया गया।
कहाँ सेलिब्रेट हुआ आयुध पूजा? तमिलनाडु में हुआ। इस अवसर पर जो लोग हैं अपने घरों की, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और कार्यालयों में उपकरणों की साफ सफाई, सजावट, उनकी पूजा करते हैं। इन तमिलनाडु में क्या होता है, आयुध पूजा इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th अक्टूबर, जहाँ पर लोग वर्शिप टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इन देयर होम्स एंड ऑफिसेस। रिचुअल्स क्या इंक्लूड करता है? क्लीनिंग, डेकोरेटिंग एंड पूजा। दे ऑल्सो वर्शिप देयर बुक्स एंड व्हीकल्स एंड पुट तिलक ऑन देयर इक्विपमेंट्स एंड ऑल्सो प्लेस गार्लैंड ऑन देम। वो अपने बुक्स की, व्हीकल्स की, सबकी पूजा वूजा करते हैं और क्लीन किया जाता है घर को, डेकोरेट किया जाता है, पूजा किया जाता है। और ये दिन कब पड़ता है? 9th डे ऑफ नवरात्रि, जब 9वां दिन होता है नवरात्रि का, उस दिन आयुध पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। कंपनीज में जो ओनर्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्वीट्स को, पफ्राइज को, सम फ्रूट्स को, इन सब चीज को एंकरेज करते हैं वर्कर्स को काम करने के लिए। और इन सम प्लेसेस इन द स्टेट दुर्गा पूजा इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड विद ट्रेडिशनल फ्लावर एंड गेट। इसी के साथ दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा परमाणु ऊर्जा विभाग ने मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोकोव एक्सपेरिमेंट, मेस फुल फॉर्म है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोकोव एक्सपेरिमेंट, वेधशाला स्थापित कहाँ किया गया? तो पूर्वी लद्दाख के हैनली में किया गया है। ये भारत की स्थिति को मल्टी मैसेंजर खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेगी। द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हैज installed the major atmospheric Chernikov experiment means MEIS observatory in Ladakh for high energy gamma ray observation। MEIS जो है टेलीस्कोप है उच्चतम ऊर्जा वाली गामा किरणें जैसे ब्लैक होल हो गया, सुपरनोवा हो गया, गामा रेज हो गया, विस्फोटक का निरीक्षण करेगी। और यह नव स्थापित वेधशाला वैश्विक वेधशालाओं के पूरक के रूप में साबित होगी। मेस टेलीस्कोप जो ऑब्जर्व क्या करेगी? हाई एनर्जी गामा रेज सच एज सुपरनोवा, ब्लैक होल्स एंड गामा रे burst। This newly installed facility will complement global observation and is an important feature in strengthening India's position in the field of multi-messenger astronomy। MSCE एशिया में सबसे बड़ा इमेजिंग चेरनोकोव टेलीस्कोप माना जाता है और ये 4300 मीटर की ऊंचाई पर होने के कारण दुनिया में सबसे ऊंचा है। मेज विच इज इंस्टॉल्ड एट हैनले इन ईस्टर्न लद्दाख इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट इमेजिंग चेरनोकोव टेलीस्कोप इन एशिया। एशिया में सबसे लार्जेस्ट है एज वेल एज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड फॉर बीइंग इंस्टॉल्ड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4300 मीटर। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से बनाया गया है और ये इंडिजिनियसली है बिल्ड किया गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा। किसके सपोर्ट से? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और अदर इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूरिन टाइफस बीमारी किससे होता है? तो म्यूरिन टाइफस बीमारी बैक्टीरिया से होता है। कंबोडिया से एक मरीज वापस आए थे तो उनके अंदर डिटेक्ट हुआ म्यूरिन टाइफस। तो म्यूरिन टाइफस का पता चला। तो ये म्यूरिन टाइफस क्या होता है? एक डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है जो पिस्टू के माध्यम से मनुष्यों में फैलती है। बीमारी आमतौर पर एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है। म्यूरिन टाइफस अ डिसीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया विच स्प्रेड टू ह्यूमन थ्रू फ्लीज बट द डिसीज नॉर्मली डजंट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के पारंपरिक प्रदर्शन फलक फलाम का संबंध किस देश से है? तो लाओस से है। अभी मोदी जी लाओस गए थे तो वहां पर फलक फलाम का प्रदर्शन उनके सामने किया गया था रामायण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का पहला चरण 10 अक्टूबर से कहाँ आयोजित किया जाएगा? सिक्किम के गंगटोक में। 2 दिन का ये सम्मेलन 2 दिवसीय है। वरिष्ठ कमांडरों के लिए वर्तमान परिचालन तैयारियों की समीक्षा करने के लिए, रिव्यू करने के लिए और उनके जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक हैं उस पर विचार विमर्श करने के लिए और जो भविष्य उसके डायरेक्शन के लिए एक खाका तैयार करने के लिए इस मंच के रूप में ये काम करेगा। और आर्मी कमांडरों के जो सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंसेस है, इसका जो सेकंड स्टेज होगा वो दिल्ली में 28 से 29 अक्टूबर को होगा। और सम्मेलन के दौरान विभिन्न बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठकों में सेवारत जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके परिवारों की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसके लिए कल्याणकारी उपाय, वेलफेयर और योजनाओं जो उनका प्लान है उस पर विचार विमर्श भी किया जाएगा, उस पर डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोगों तक सरकारी सेवाओं की निर्बाध पहुंच के लिए डिजी लॉकर के साथ किस ऐप को मिलाने की घोषणा हुई है?
तो उमंग ऐप को मिलाने की घोषणा हुई है डिजी लॉकर के साथ। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने लोगों तक सरकारी सेवाओं की निर्बाध पहुंच के लिए डिजी लॉकर के साथ उमंग ऐप को मिलाने की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इससे उपयोगकर्ताओं को एक ही जगह कई सेवाएं प्राप्त होने में सुविधा मिल जाएगी। जो उमंग ऐप है वो सभी एंड्रॉयड फोन पर अवेलेबल है और मिनिस्ट्री का कहना है कि डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि आवश्यक दस्तावेजों जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सुरक्षित क्लाउड बेस्ड स्टोरेज प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10 अक्टूबर को नई दिल्ली में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर किस ऐप और वीडियो कॉल सुविधा लॉन्च की है? टेलिस मानस ऐप। तो इस प्रोग्राम में जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टेलिस मानस मूल्यांकन रिपोर्ट और कर्मचारियों के लिए एक स्व देखभाल मॉड्यूल का भी लॉन्च किया है। इस वर्ष का विषय कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य है और जो मानसिक स्वास्थ्य और कार्यस्थल के बीच संबंध पर प्रकाश डालता है। इस बार की थीम मेंटल हेल्थ एट वर्क। बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम देखने को मिलती है वर्क प्लेस पर। कार्यक्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, भारत में रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर रोडेरिको एच ऑफरिन ने कहा कि वैश्विक आबादी का लगभग 60% हिस्सा किसी न किसी रूप में मानसिक तनाव का सामना कर रहा है। जब मेंटल इश्यूज पे अगर आपको कोई ऐसे वगैरह या कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर इस 60% वाले पार्ट को आप कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक की कर राशि जारी की है। और किस राज्य को सबसे अधिक राशि प्रदान की गई? तो उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक राशि प्रदान की गई है, 31,962 करोड़ रुपए। तो जो वित्त मंत्रालय उनके अकॉर्डिंग आगामी जो त्यौहार आने वाले हैं और राज्यों के पूंजीगत व्यय में तेजी लाने और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए ये किस्त जारी की गई है और उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक दिया गया है, और दूसरे और तीसरे नंबर पे बिहार है और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके सभी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? तो हिजब उत तहरीर के सेंटर ने डिक्लेयर कर दिया हिजब उत तहरीर को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और इसको किसके तहत किया गया? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू सेंटर ने डिक्लेयर कर दिया हिजब उत तहरीर को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। और ये युवाओं को बरगलाने का काम करता है और हिजब उत तहरीर जो है इन्वॉल्व करता है रेडिकलाइजेशन एंड मोटिवेशन ऑफ गलीबल यूथ टू ज्वाइन करे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, सच एज ISIS एंड रेजिंग फंड फॉर टेरर एक्टिविटीज के लिए फंड भी रेज करता है। इसका संगठन का उद्देश्य ही है जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से सरकारों को हटाकर भारत सहित विश्व स्तर पर एक इस्लामी राज्य स्थापित करना इसका एम है। Aim of organization is to establish an Islamic state and caliphate globally, including in India, by overthrowing democratically elected government through jihad and terrorist activities. और मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि हिजब उत तहरीर जो है विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुरक्षित ऐप्स का उपयोग करके और युवाओं को आतंकवादी कृत्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बैठकें भी आयोजित टाइम टू टाइम करता रहता है, जिससे एक्ट ऑफ टेररिज्म में यूथ जो है हमारे इंडल्ज हो सके। इस वजह से इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 21st आसियान इंडिया समिट और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 19th ईस्ट एशिया समिट का आयोजन कहाँ होगा? वियंतियाने लाओस में होगा। वियंतियाने लाओस की कैपिटल है और यहाँ पर 21st आसियान इंडिया समिट होगा और 19th ईस्ट एशिया समिट होगा। पीएम नरेंद्र मोदी टू अटेंड आसियान इंडिया ईस्ट एशिया समिट इन वियंतियाने लाओस। प्राइम मिनिस्टर ऑफ लाओस, मतलब लाओस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? सोनेक क्यास और सोनेक सिम्फाडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किसको दक्षिण पूर्व एशिया में ट्रैकोमा मुक्त क्षेत्र घोषित किया? तो भारत घोषित होने वाला 3rd कंट्री बन गया ट्रैकोमा मुक्त। WHO डिक्लेयर्ड इंडिया ट्रैकोमा फ्री। WHO ने 8 अक्टूबर को भारत को दक्षिण पूर्व एशिया में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र सौंप दिया है और अब ऐसा होने वाला वो तीसरा देश बन गया है। इंडिया
fight against trachoma began in 1963 with the launch of the National Trachoma Control Program. ट्रैकोमा में अगर क्वेश्चन आता तो नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम का नाम याद रखिएगा, विच वॉज लेटर इंटीग्रेटेड इनटू द नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस NPCB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला कौन बन गई है? नेपाल टीनेजर नीमा रिनी शेरपा हैं। अब यंगेस्ट पर्सन बन गई हैं 14 पीक जो कि 8000 मीटर से ज़्यादा का है, उस पर चढ़ने वाली कौन बन गई हैं? नीमा रिनी शेरपा। कहाँ की है? नेपाल टीनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC डेवलप किया जाएगा? तो गुजरात के लोथल में किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य होगा ये भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को सहेजना और उसको प्रदर्शित करना। इसमें कई यूनिक फीचर्स होंगे, जैसे एक लाइट हाउस का म्यूजियम होगा, शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस होगा, डॉक्स होंगे और लोथल का जो टाउन का उस टाइम का पूरा डिजाइन था वो कंप्लीट टाउन का डिजाइन वहां पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने विदेशी छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहाँ 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रदर्शनी में अपना स्टडी इन इंडिया अभियान शुरू कर दिया? शारजाह में कर दिया है। और यह अभियान जो है शिक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम शैक्षिक कंसल्टेंट इंडिया HCIL द्वारा प्रायोजित है और इसका उद्देश्य है भारत को विश्व में शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करना। इंडिया हैज़ ऑफिशियली लॉन्च इट्स स्टडी इन इंडिया कैंपेन है। इस कैंपेन का नाम स्टडी इन इंडिया एट द 20th इंटरनेशनल एजुकेशन शो इन शारजाह। कहाँ पर हो रहा है? शारजाह में हो रहा है। मार्किंग अ सिग्निफिकेंट पुश टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट टू इट्स यूनिवर्सिटीज। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? एडसिल अ मिनी रत्ना कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। द कैंपेन सीक्स टू पोजीशन इंडिया एज अ लीडिंग ग्लोबल एजुकेशन हब। इंडिया को लीडिंग ग्लोबल एजुकेशन हब बनाना इसका मेन एम है। इस इनिशिएटिव का प्रदर्शनी में भारतीय मंडप का उद्घाटन शारजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहमद मोहम्मद उबैर अल नहबुदा और दुबई में भारत के उप महावाणिज्य दूत श्री यातिन पाटिल ने किया। और स्टडी इन इंडिया अभियान जो है जो प्रोग्राम है उसमें 590 से अधिक इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन हिस्सा ले रहे हैं और यह अभियान कम खर्च पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। ऑफरिंग अ वैरायटी ऑफ कोर्सेज एंड एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स सच एज फी वेवर्स एंड स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। द कैंपेन हाईलाइट करता है इंडियाज की जो कमिटमेंट्स है टू प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस। अफोर्डेबल प्राइस पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। और शारजाह प्राइवेट एजुकेशन अथॉरिटी और शारजाह चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से आयोजित इस प्रदर्शनी में भारत के अलावा कनाडा हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, बहरीन हो गया, मलेशिया हो गया और साइप्रस सहित 20 से अधिक देशों के 100 से अधिक विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य श्रम बाजार विश्लेषण उपकरण का शुभारंभ किसने किया? तो WHO ने किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द हेल्थ लेबर मार्केट एनालिसिस। हेल्थ लेबर मार्केट एनालिसिस लॉन्च कौन किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए? सपोर्ट टूल्स टू असिस्ट अफ्रीका इन असेसिंग हेल्थ वर्कफोर्स एजुकेशन कैपेसिटी सप्लाई एंड डिमांड के लिए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है स्वास्थ्य कार्यबल शिक्षा क्षमता आपूर्ति और मांग का आकलन करने में अफ्रीका की सहायता के लिए, कहाँ की? अफ्रीका की सहायता के लिए स्वास्थ्य श्रम बाजार विश्लेषण उपकरण का शुभारंभ किया। टूल डिजाइन किया गया टू फैसिलिटेट टू मेक समथिंग इजियर द इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ वर्कफोर्स प्लानिंग इनटू लेबर मार्केट एनालिसिस। ये जो उपकरण है जो टूल्स है श्रम बाजार विश्लेषण में स्वास्थ्य कार्यबल योजना के एकीकरण इंटीग्रेशन की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। WHO डेवलप करेगा द हल्मा HLMA गाइडलाइन इन 2021 एंड ट्रेंड 75 एक्सपोर्ट फ्रॉम 25 कंट्रीज इन अफ्रीका। तो WHO ने 2021 में स्वास्थ्य श्रम बाजार विश्लेषण गाइड बुक विकसित की थी और अफ्रीका के 25 देशों के 75 एक्सपोर्ट जो हैं वहां पर प्रशिक्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गया में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किसने किया? नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी VVR सुब्रमण्यम ने की थी। CEO के
सीईओ है नीति आयोग के वी आर सुब्रमण्यम। यह राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में विकास और उपलब्धियों से संबंधित डेटा को एकीकृत संग्रह है। और बिहार में जो सार्वजनिक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान है इसे विकसित किया है। और इसको विकसित किसने किया है? बिहार सार्वजनिक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान ने इसको विकसित किया है। जो आधुनिक बिहार लैब, मतलब बिहार में जो लैब का शुभारंभ किया गया है उसका। बिहार लैब उन्नत डेटा और प्रौद्योगिकी की मदद से सरकारी निर्णय प्रक्रिया को सुचारू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमसफर नीति की शुरुआत कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। उन्होंने लॉन्च किया हमसफर पॉलिसी। कहाँ पे किया? न्यू दिल्ली में किया गया है। क्यों किया गया है? टू इनहेंस द कन्वीनियंस ऑफ ट्रैवलिंग ऑन नेशनल हाईवे एंड एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ बे साइड एमिनिटीज के लिए। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के लिए 8 अक्टूबर को नई दिल्ली में हमसफर नीति की शुरुआत की। The Humsafar policy will benefit commuters by enabling access to standardized, well-maintained and hygienic facility. तो हम सफर नीति से यात्रियों को क्या होगा? मानकीकृत, सुव्यवस्थित और स्वच्छ सुविधाओं तक पहुंच संभव हो सकेगी। कम्यूटर्स कैन फाइंड डिटेल्स ऑफ रेलिवेंट सर्विस प्रोवाइडर नियर देयर लोकेशन इंस्टेंटली थ्रू द राजमार्ग यात्रा ऐप। राजमार्ग यात्रा ऐप के माध्यम से अपने स्थान के निकट के सेवा प्रदाता पर विवरण तुरंत पा सकते हैं। जो सर्विस प्रोवाइडर है उनका लोकेशन ये तुरंत पा जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालाबार अभ्यास 2024 कहाँ शुरू किया गया? तो पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय विशाखापत्तनम में। तो पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय विशाखापत्तनम में मालाबार अभ्यास 2024 8 अक्टूबर से शुरू किया गया। और ये वार्षिक समुद्री अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक शामिल हो रहे हैं। और यह अभ्यास जो है बंदरगाह और समुद्र दोनों स्थानों पर होगी। इसका उद्देश्य यही है कि भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और सुरक्षा को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 से 24 अक्टूबर तक विश्व दूर संचार मानकीकरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। विश्व दूर संचार मानकीकरण सम्मेलन का आयोजन 14 से 24 अक्टूबर तक नई दिल्ली में किया जाएगा। और यह पहला अवसर है जब अंतर्राष्ट्रीय संचार संघ का कार्यक्रम हिंद प्रशांत क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इसमें विश्व भर से 3000 से अधिक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो हिस्सा लेंगे और 190 देशों के प्रौद्योगिकी एक्सपर्ट जो हैं वो इस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। और इसका उद्देश्य होगा 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, बिग डेटा, साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के मानकों का भविष्य तय करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई के कांदिवली में कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के कांदिवली में कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। और यह केंद्र भारतीय उद्योग परिसंघ, बृहत मुंबई नगर निगम और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से स्थापित किया गया। किसके सहयोग से? भारतीय उद्योग परिसंघ और बृहत मुंबई नगर निगम और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से। और यह नया व्यवसायिक जो प्रशिक्षण संस्थान है आरंभ में फैशन टेक्नोलॉजी, एसी और रेफ्रिजरेशन, गेमिंग और एनिमेशन, त्वरित सेवा, रेस्टोरेंट तथा डेटा और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में लघु अवधि के 5 एक्सपोर्ट पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा। और भारतीय उद्योग परिसंघ ने इसके लिए उन्नत प्रयोगशालाएं सुविधाएं उपलब्ध कराई है। और प्रशिक्षण के बाद सफल उम्मीदवारों के लिए कम से कम 75% रोजगार सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता भी अपनी उन्होंने व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां फेस्टिवल टू बिगिन एट मैहर इन मध्य प्रदेश। दिस इज द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ दिस म्यूजिक फेस्टिवल। ये एक म्यूजिक फेस्टिवल है, इसका इस बार गोल्डन जुबली था। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कब हुआ? 8 अक्टूबर से हुआ। मध्य प्रदेश के कहाँ पर हुआ? मैहर में हुआ। ये 3 दिवसीय था। उस्ताद अलाउद्दीन खां फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया मध्य प्रदेश कल्चरल डिपार्टमेंट, उस्ताद अलाउद्दीन खां म्यूजिक एंड आर्ट एकेडमी एंड मैहर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। कब तक चलेगा? अक्टूबर 10।
और ये न्यू जनरेशन को म्यूजिक के साथ कनेक्ट करता है ये फेस्टिवल। और फर्स्ट एग्जीबिशन का नाम है देवी। देयर विल बी अ कलेक्शन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग बेस्ड ऑन 108 नेम्स ऑफ गॉडेस। वहीं दूसरी तरफ दूसरा टाइटल है तंतु का। एन एग्जीबिशन फोकसिंग करेगा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान के लाल पांडा कार्यक्रम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम वाजा कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया? तो दार्जिलिंग के रेड पांडा प्रोग्राम ऑफ दार्जिलिंग पद्मजा नायडू हिमालयन जू सेलेक्ट हुआ है किस लिए फाइनलिस्ट के रूप में वाजा कंजर्वेशन अवार्ड में? तो दार्जिलिंग का जो पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान के लाल पांडा कार्यक्रम को वाजा कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुन लिया गया है। और रेड पांडा प्रोग्राम जो है दार्जिलिंग का पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क सिलेक्ट हुआ है फाइनलिस्ट के रूप में। कहाँ? वाजा। वाजा का फुल फॉर्म वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूस एंड एक्वेरियम्स वाजा कंजर्वेशन अवार्ड 2024। Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park has undertaken several habitat restoration initiatives in collaboration with various institutions and the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस प्राणी उद्यान ने भारत सरकार और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कई पर्यावरण बहाली कार्यक्रम संचालित किए हैं। और वर्ष 2022 से और 2024 के बीच में देखा जाए तो 9 संरक्षित लाल पांडा पश्चिम बंगाल के सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए। बिटवीन 2022 एंड 2024 9 captive bred red pandas, 7 females and 2 males, were released into Singala National Park in West Bengal. सिंगालीला। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, तो अब इसमें जो कंजर्वेशन जो एफर्ट कर रहा है कि ये बायो बैंकिंग एंड जेनेटिक रिसोर्स फैसिलिटी को बनाना, जिसमें गैमीट हो गए, उनके टिश्यूज हो गए, डीएनए हो गए, किसके? रेड पांडा के। और जो अदर इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको प्रिजर्व करना फ्यूचर यूज के लिए किया गया। वाजा पुरस्कार जो है वो 7 नवंबर 2024 को दिया जाएगा। कहाँ पे दिया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के टोरेंगो प्राणी उद्यान में 79वें वाजा वार्षिक सम्मेलन में की जाएगी। The winners for the Waja Award will be announced on 7th November 2024 at the 79th Waja Annual Conference in Australia's Taronga Zoo. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तूफान के कारण अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन में देरी हुई है? तूफान मिल्टन के कारण हुई है। तूफान मिल्टन ने वहां पर काफी तबाही मचाई। तो नासा स्पेस एक्स डिले यूरोपा क्लिपर मिशन ड्यू टू हैरिकेन मिल्टन इन यूएसए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जो यूरोपा क्लिपर मिशन है उसका लक्ष्य क्या है? बृहस्पति ग्रह पर जीवन की खोज करना, लेकिन तूफान मिल्टन के कारण इस मिशन में देरी हो गई है। नासा's Europa's Clipper mission, which aims to search for life on Jupiter icy moons Europa, has been delayed due to Hurricane Milton. एजेंसी ने अभी से लॉन्च करने की कोई नई तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन लॉन्च करने का जो समय है वो 6 नवंबर तक है। तो नासा हैज नॉट अनाउंस द न्यू लॉन्च डेट, but the launch window remains open until November 6. Spacecraft is set to travel 2.6 billion kilometer and reach the Jupiter system by 2030. इस अंतरिक्ष यान के 2.6 अरब किलोमीटर की यात्रा कर 2030 तक बृहस्पति ग्रह तक पहुंचने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकास सप्ताह कौन सी सरकार मना रही? तो गुजरात सरकार मना रही। 2001 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे तब से यह दिवस मनाया जा रहा है। तो 7 अक्टूबर को से विकास सप्ताह मनाने जा रही है गुजरात सरकार। और राज्य के कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि इस दौरान प्रसिद्ध स्थलों पर विकास भ्रमण सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 3500 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा। और हैशटैग विकास सप्ताह के माध्यम से आम लोग भी नरेंद्र मोदी सरकार के शासन के संबंध में अपने अनुभव साझा कर सकेंगे और इस आयोजन में भाग ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। टेबल टेनिस में भारत की शीर्ष महिला जोड़ी अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने कजाकिस्तान के अस्थाना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में देश के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। टेबल टेनिस में इंडिया टॉप के रैंक पेयर
India's top ranked pair Ahika Mukherjee and Sutirtha Mukherjee have scripted history by clinching the first ever medal for the country in women's. मेडल कौन सा था? ब्रॉन्ज मेडल था। कहाँ पे जीते थे? विमेंस डबल ऑफ एशियन चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर हुआ? अस्ताना इन कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के अस्ताना में। वो जापानीज कॉम्बिनेशन ऑफ मीवा हरीमोतो एंड मियो खियारा से हार गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्यारंभ उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में। केरल में 13 अक्टूबर को विद्यारंभ उत्सव मनाया गया। इसे औपचारिक शिक्षा की ओर पहला कदम माना जाता है। इस अवसर पर नृत्य और संगीत शिक्षा की भी शुरुआत की जाती है। इन केरला Vidyaram ceremonies are being held across the state on 13 October 2024. Vidyaram symbolize करता है child first step towards knowledge and learning के। Many people also start taking dance and music lesson on this day. पूरे केरल में कई बच्चों के लिए विद्यारंभ हुआ और इस मौके पर कई स्थानों पर शिक्षक, लेखक, विद्वान परिवारों के सभी बड़े सदस्य इसकी शुरुआत की। और विद्यारंभ के लिए कहीं सोने के छल्ले को शहद में डुबोकर बच्चों की जीभ पर लिखा गया, तो कहीं बच्चों से थाल पर लिखवाया गया। राइटिंग ऑन द चाइल्ड टंग विद अ हनी डिप्ड गोल्डन रिंग और मेकिंग द चाइल्ड राइट ऑन अ राइस फिल्ड प्लेटर। विद्यारंभ का आयोजन घरों के अलावा तिरूर में, तंचन, प्राम्बू और कई मंदिरों में भी हुआ। इसमें पाड़ चिक्कड़ू, चोटनिक्करा, परवुर और अतक्कल शामिल है। हाल के वर्षों में केरल में कई धर्मों के लोगों ने विद्यारंभ को अपनाना आरंभ कर दिया है। ओवर द ईयर द सेरेमनी हैज एक्वायर्ड a secular dimension in Kerala, with people belonging to other religious beliefs also opting to initiate children into the world of letters on Vidyaram Day. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर सभी महत्वपूर्ण भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज के साथ संयुक्त राष्ट्र ध्वज लगाने का आग्रह किया? तो गृह मंत्रालय ने किया है। गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विभागों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से इस महीने की 24 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर सभी महत्वपूर्ण भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज के साथ संयुक्त राष्ट्र का ध्वज लगाने का आग्रह किया है। Ministry of Home Affairs has requested all central departments and administrations in states and union territories to fly the United Nations flag along with the national tricolor atop all important buildings in the country on October 24 this month to mark United Nation Day. यूनाइटेड नेशन के डे के उपलक्ष्य में इसको दोनों को साथ में फहराने की बात होम मिनिस्ट्री और इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति आवास, संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय भवन, राजभवन, राज निवासों, विधान परिषदों भवन और विधानसभा और उच्च न्यायालयों पर संयुक्त राष्ट्र का ध्वज नहीं लगाया जाएगा। याद रखना है कहाँ कहाँ नहीं लगाया जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पर तो लगाने हैं, लेकिन कहाँ नहीं लगाना है? तो राष्ट्रपति भवन पर, वाइस प्रेसिडेंट हाउस पर, पार्लियामेंट हाउस पर, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग्स पर, राजभवन पर, राजनिवास पर और बिल्डिंग हाउसेज, लेजिस्लेटिव काउंसिल पर, लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड हाई कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री, यहाँ पर नहीं लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया? तो फिल्मकार राजकुमार ईरानी को किया गया। महान गायक हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार की 13 अक्टूबर 2024 को 37वीं पुण्यतिथि थी। उस अवसर पर किया गया। कौन करता? मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह आयोजन किया गया और इस समारोह में प्रसिद्ध पटकथा लेखक और निर्माता निर्देशक राजकुमार ईरानी को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से अलंकृत किया गया। और इनको मेन मुन्ना भाई MBBS 2003 में आए, लगे रहो मुन्ना भाई 2006 में और 3 इडियट 2009 जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा उन्हें पटकथा लेखन के लिए वर्ष 2023 का राष्ट्रीय किशोर सम्मान प्रदान किया गया। इनसे पहले यह पुरस्कार अमिताभ बच्चन, मनोज कुमार, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा, वहीदा रहमान जैसे मशहूर सेलिब्रिटी को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो अलाई बलाई समारोह हैदराबाद में किया गया। तेलंगाना में द प्रेस्टिजियस अलाई बलाई सेलिब्रेशन आर बीइंग हेल्ड इन हैदराबाद ऑन 13 October 2024 a day after दशहरा फेस्टिवल।
अलाई बलाई फाउंडेशन द्वारा आयोजित होता है। इस समारोह में तेलंगाना, उत्तराखंड, राजस्थान, मेघालय समेत कई राज्यों के राज्यपाल और पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी शामिल हुए। और दशहरा उत्सव के एक दिन बाद अलाई बलाई त्योहार मनाया जाता है। अलाई बलाई हैज बीन सेलिब्रेटेड अ डे आफ्टर दशहरा फेस्टिवल, सिंस देन प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज टुगेदर। और हरियाणा गवर्नमेंट बंडारू दत्तात्रेय स्टार्टेड द अलाई भलाई सेलिब्रेशन रिफ्लेक्टिंग द कल्चर ऑफ तेलंगाना वे बैक 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड IRFC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो मनोज कुमार दुबे को किया गया। मनोज कुमार दुबे अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, a public sector undertaking having a market capitalization worth 2.01 trillion Indian rupees. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया? तो 3rd एनिवर्सरी थी। द नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी नोडल कनेक्टिविटी लॉन्च्ड ऑन October 13, 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हैदराबाद में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने किया। यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस श्री जी किशन रेड्डी inaugurated the rooftop solar power plant at the Geological Survey of India Training Institute GISTI। इसका फुल फॉर्म है GSITI का जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हैदराबाद ऑन 12 अक्टूबर 2024। यह कार्यक्रम MS कृष्णन सभागार में आयोजित किया गया और संस्थान की सतत ऊर्जा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। द न्यू सोलर पावर plant is a significant step towards reducing GSITI carbon footprint while promoting renewable energy use within government institutions। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी पहलों ने घरों को सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इंडिया हैज emerged as a global leader in climate action with initiative like the प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना empowering household to harness solar energy। और 150 kilowatt rooftop solar plant at GSITI will meet 75% of institute energy needs, saving ₹30 lakh annually and set a new standard for renewable energy यूज इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। GSITI में 150 किलोवाट का रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र से जो इंस्टीट्यूट है उसको 75% ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी होंगी। इससे सालाना 30 लाख रुपीस की बचत होगी और सार्वजनिक संस्थानों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के लिए एक नया मानक स्थापित होगा। और इस कार्यक्रम में पौधारोपण और सौर संयंत्र के लिए एक उद्घाटन पट्टिका का अनावरण भी किया गया और यह पट्टिका जो है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए GSITI की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। द इवेंट ऑल्सो फीचर्ड अ सैपलिंग plantation and the unveiling of an inaugural plaque for the solar plant symbolizing GISTI's commitments to environmental stewards। और ये जो सोलर पावर प्लांट है स्टैंड्स एज अ मॉडल फॉर द फ्यूचर गवर्नमेंट इनिशिएटिव है इन किसमें रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में, शोकेसिंग GSITI's रोल इन सपोर्टिंग इंडिया सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर एंड एडवांसिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजन ऑफ मेकिंग इंडिया ग्लोबल लीडर इन क्लीन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको महारत्न का दर्जा मिला है? तो हाल ही में महारत्न का दर्जा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है। HAL गेट्स टू महारत्न स्टेटस बिकम्स 14th सच PSU। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है हैज बीन ग्रांटेड महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज स्टेटस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSC का दर्जा दिया गया है। और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन्होंने अपना असेंट अप्रूव कर दिया प्रपोजल को, क्योंकि इनके पास प्रपोजल आया था HAL के अपग्रेडेशन के लिए। 2 रिकमेंडेशन आई 2 हाई लेवल कमिटीज़ के द्वारा। पहला तो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी IMC जिसको हेड कर रहे थे फाइनेंस सेक्रेटरी एंड दूसरा एपेक्स कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया। इसको चेयर किया जा रहा था कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा।
और फिर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी, क्योंकि एचएल के उन्नयन के प्रस्ताव की सिफारिश 2 उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई थी। पहली तो वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली अंतर मंत्रालयीय समिति थी और दूसरी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति थी। तो एचएल रिकॉर्डेड an annual turnover of rupees 28,162 crore and net profit of rupees 7,595 crore for the financial year 2023 से लेकर 2024। तो एचएल का जो एनुअल टर्नओवर था वो कितना था, 28,162 करोड़ एंड इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 7,595 करोड़ था। और महारत्न का स्टेटस जो मिल जाता तो इन्हेंस हो जाता उनके ऑपरेशनल ऑटोनॉमी एंड उनके फाइनेंशियल पावर को। तो महारत्न का जो दर्जा है उसकी परिचालन स्वायत्तता और उसकी वित्तीय शक्तियों को बढ़ाता है। अगर महारत्न के दर्जा मिल जाता तो ऑयल इंडिया जो है मोस्ट रिसेंट कंपनी है जिसने महारत्न का दर्जा, जो महारत्न का स्टेटस है वो प्राप्त किया था कब, लास्ट ईयर अगस्त 2023 में मतलब किया गया था। और फिर भेल हो गया, BHEL भेल, BPCL कोल इंडिया, गेल, HPCL इंडियन ऑयल, NTPC, ONGC पावर ग्रिड, शेल ऑयल इंडिया, REC एंड PFC आर अदर महारत्ना PSU और एक HL हो गया। तो 14 टोटल है। और ये महारत्न स्टेटस क्वालिफाई करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए, एवरेज टर्नओवर उनका एक्सीड करे 25,000 करोड़ और एवरेज एनुअल नेट वर्थ जो हो वो मोर देन 15,000 करोड़ हो और एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट जो है उनका 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए लास्ट 3 ईयर में। तो महारत्न का दर्जा पाने के लिए कंपनी को 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत टर्नओवर और 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की औसत वार्षिक नेटवर्थ और पिछले 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ होना चाहिए। महारत्ना स्टेटस ग्रांट PSUs greater autonomy allowing them to incur capital expenditure on new purchases और रिप्लेसमेंट विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट के वो कर सकते हैं। महारत्न का जो दर्जा PSU को मिल जाता है तो अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है जिससे उन्हें बिना किसी मौद्रिक सीमा के नई खरीद या प्रतिस्थापन पर पूंजीगत व्यय करने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा क्या होता है कि दीज कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विदाउट रिलाइंग ऑन बजटरी सपोर्ट और गवर्नमेंट गारंटीज। इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को बजटीय सहायता या सरकारी गारंटी पर निर्भर हुए बिना स्वतंत्र रूप से काम करना आवश्यक है। फिर फॉर कंपैरिजन अगर देखा जाए तो नवरत्न स्टेटस ऑल्सो ऑफर इनहैंस्ड फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल फ्रीडम इनेबलिंग कंपनीज टू इन्वेस्ट अप टू 1,000 करोड़ और 15% ऑफ देयर नेट वर्थ इन अ सिंगल प्रोजेक्ट विदाउट नीडिंग प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल। इनको फिर गवर्नमेंट अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है अगर नवरत्न का दर्जा मिल जाता है तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर किसी न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।